हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को एआर एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। मैं राहुल रंजन आप लोगों के लिए फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान लेके आया हूँ। तो भौतिकी विज्ञान पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि भौतिकी विज्ञान हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछता है। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम होता है। 500 में विज्ञान से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने का आता है? 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये 100 मार्क्स में 80 मार्क्स का मेन एग्जाम होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ये 80 मार्क्स का जो मेन एग्जाम होता है, ये मेन एग्जाम में भौतिकी विज्ञान से 25 मार्क्स और रसायन विज्ञान से 25 मार्क्स और जीव विज्ञान से 30 मार्क्स। ये 80 मार्क्स का जो मेन एग्जाम होता है, इसमें भौतिकी विज्ञान से 25 मार्क्स का और रसायन विज्ञान से 25 मार्क्स का और जीव विज्ञान से 30 मार्क्स का। तो इतना हम लोग जान गए कि हमारे एग्जाम में कैसे किस मार्क्स से पूछा जाता है। तो इसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि विज्ञान क्या है। पहला मेरा टॉपिक है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? प्रकृति में जो कुछ भी घटना घटती है उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं या जानते हैं, उसी को विज्ञान कहा जाता है। मतलब प्रकृति में जो कुछ भी घटना घटती है उसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं या जानते हैं, उसी को विज्ञान कहा जाता है। इसका जो परिभाषा होगा, इसको बोलेंगे प्रकृति में जो कुछ भी घटना घटती है उसके बारे में सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग जानने का जो कोशिश करते हैं, उसी को विज्ञान कहा जाता है। तो विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। विज्ञान हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। ये साइंस जो शब्द है ना, ये साइंस ग्रीक भाषा के सेंटिया नामक शब्द से आया हुआ है। कौन शब्द से आया हुआ है? सेंटिया नामक शब्द से ये साइंस शब्द आया हुआ है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि विज्ञान क्या होता है। ये साइंस शब्द जो है ये कहाँ से आया हुआ है और कौन सा शब्द आया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भौतिकी विज्ञान क्या होता है। हम लोग भौतिकी विज्ञान पढ़ने आए हैं, तो भौतिकी विज्ञान के बारे में जानेंगे कि भौतिकी विज्ञान क्या होता है। भौतिकी विज्ञान प्रकृति में जो कुछ भी घटना घटती है उसके बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं, उसी को भौतिकी विज्ञान कहा जाता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, इस सब के बारे में हम लोग जो अध्ययन करेंगे, ये सब भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आएगा। क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे मोशन, गति के बारे में, ये भी भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। शॉर्ट, ये सब भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। प्रकाश के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये सब जो है ना भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद गति के बारे में, उसके बाद साउंड, आवाज, ये सब भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। भौतिकी विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि ये फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है। तो फिजिक्स शब्द का जो उत्पत्ति है ना, ये भी ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। कौन सा भाषा के? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से। तो हम लोग जान गए कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रकाश के चैप्टर पे चलेंगे।
चलिए, तो हम लोग यहाँ तक जान गए कि विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, और विज्ञान सब की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, भौतिक विज्ञान का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। कितने मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है। तो इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे चलेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये चैप्टर है। एनसीईआरटी में तो दोनों एक ही में रहता है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन बहुत से बुक में अलग अलग होता है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। पहले जानेंगे कि प्रकाश है क्या। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोला जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश जो है ना, प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसका क्या वजह है? प्रकाश जो है ना, जिस वस्तु पे टकराता है वहां से टकरा करके हमारे आंखों तक जो पहुंचती है तो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान होती है, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश, अगर हम अंधेरे कमरे में चले जाएंगे, चारों तरफ से दीवार को बंद कर देंगे, खिड़कियां बंद कर देंगे, तो हम किसी वस्तु को न देख पाएंगे। इसका क्या वजह है? कि वहाँ पर प्रकाश नहीं होता है। अगर हम एक टॉर्च जला दे तो जिधर टॉर्च जलेगा वहाँ का वस्तु दिखाई देगा। तो प्रकाश जो है ना, हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। अगर इसका परिभाषा के रूप में जाने तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें किसी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। अगर प्रकाश ना होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का वह रूप है जो हमें किसी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। तो हमें लगता है कि आप लोग प्रकाश के बारे में समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। इसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाश का गुण क्या होता है। ये समझ गए कि प्रकाश क्या होता है। इसके बाद प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाश का गुण क्या होता है? तो पहला गुण प्रकाश का होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। और दूसरा होता है प्रकाश का चाल। प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। तो निर्वात होता है क्या? निर्वात का मतलब हुआ है कि मतलब जहां हवा तक भी ना हो, पूरा खाली जगह, खाली स्थान, उसको निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक। तो कितना अधिक होता है थोड़ा जान लें कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है। तो प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद जानेंगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के सामने कोई छोटा
वस्तु रख दिया जाए तो उनका तीक्ष्ण छाया बनाता है। अगर प्रकाश के सामने अगर छोटा अपारदर्शी वस्तु कोई रख देंगे तो उसका तीक्ष्ण छाया बनाता है। इसके बाद जानेंगे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये हुआ प्रकाश का गुण। पहला गुण, प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा, प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरंग है। प्रकाश के सामने कोई छोटा अपारदर्शी वस्तु अगर हम रख दें, मान लीजिए छोटा वस्तु अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो इसका छोटा छाया बनेगा नीचे। तो यही है कि मतलब प्रकाश के सामने अगर कोई छोटा अपारदर्शी वस्तु रखते हैं उसका तीक्ष्ण छाया मतलब कि छोटा छाया बनाता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो जान लेते हैं कि प्रकाश जो शब्द है ना 20वीं सदी से पहले, ये प्रकाश 20वीं सदी से पहले वैज्ञानिकों में बहुत उलझन चल रहा था। तो क्या उलझन चल रहा था? कोई बोल रहा था कि प्रकाश एक कण है, कोई वैज्ञानिक बोलते थे कि प्रकाश एक कण है, तो कोई वैज्ञानिक बोलते थे कि प्रकाश एक तरंग है। तो जब 20वीं सदी में क्वांटम थ्योरी आया, 20वीं सदी में क्वांटम थ्योरी आया, 20वीं सदी में जब क्वांटम थ्योरी आया तब यह स्पष्ट कर दिया कि प्रकाश एक तरंग भी है और प्रकाश एक कण भी है। तो इससे पहले कोई वैज्ञानिकों में ये उलझन चल रहा था कि कोई बोल रहा था वैज्ञानिक प्रकाश एक कण है और कोई बोल रहा था प्रकाश एक तरंग है। 20वीं सदी में जब क्वांटम थ्योरी आया तो वह स्पष्ट कर दिया कि प्रकाश एक कण भी है और प्रकाश एक तरंग भी है। तो 20वीं सदी से पहले ये कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसमें अगर आप देखिएगा तो आपको जो सही देखिएगा तो आपको सही लगेगा। अगर आप इसमें कमी ढूंढिएगा तो आप इसमें कमी ही निकालिएगा। तो यही अंतर था। वो लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग था, लेकिन दोनों आदमी प्रकाशी को देख करके जज करते थे। तो अगर आप लोग देखिएगा तो हम ही को देख करके जज कीजिएगा। देखने का नजरिया अलग होगा। अगर आप सही को ढूंढिएगा तो आपको सही नजर आएगा, अगर इसमें गलत को ढूंढिएगा तो गलत आपको कहीं कहीं मिल सकता है। यही कारण था कि प्रकाश कोई बोलता था कण है, कोई तरंग है। तो 20वीं सदी में जब क्वांटम थ्योरी आया तब उसने बताया कि आप लोग जो बोल रहे हैं आप लोग दोनों आदमी सही है। आपके हिसाब से कण भी सही है और तरंग भी सही है। तो प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे और प्रकाश का गुण हम जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे, तो यहाँ तक हो गया। इसको मिटा के आगे बताएंगे। तो हम लोग जान लिए प्रकाश क्या है और प्रकाश का गुण क्या है। पहले जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। प्रदीप्त वस्तु के बारे में जानेंगे। प्रदीप्त वस्तु होता क्या है? तो प्रदीप्त वस्तु वह वस्तु होता है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं कि सूर्य तो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं कि सूर्य प्रकाश उत्सर्जित। तो पहला एग्जाम्पल हमारा सूर्य होगा। सूर्य होगा। उसके बाद बल्ब भी प्रकाश उत्सर्जित करता है। मोमबत्ती, टॉर्च एटसेट्रा, ये सब
प्रदीप्त वस्तु हुई, यानी कि ये सब प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो जितने भी वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। तो आप अपने अगल बगल में एग्जाम्पल देखिए कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है उसके बारे में आप लोग देखिए। तो आप लोग जिस कॉपी पे लिख रहे हैं क्या वो कॉपी प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं करता है। तो मेरा पहला एग्जाम्पल होगा ये जिस कॉपी पे आप लोग पढ़ रहे हो क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद जिस कलम से आप लोग लिख रहे हैं वो भी अप्रदीप्त वस्तु है, और जिस बेंच या कुर्सी पे आप लोग बैठे हुए हैं वो भी अप्रदीप्त वस्तु है। एक्सरसाइज आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम लोग प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में समझ गए। इसके बाद हम जानेंगे कि किरण क्या होता है। किरण क्या होता है? इसको इंग्लिश में रे बोला जाता है। किरण होता है तो प्रकाश जिस सरल रेखीय गमन करता है, प्रकाश जो सरल रेखा में जो गमन करता है उसी को किरण कहा जाता है। इससे पहले हम आपको बता दिए थे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश जिस सरल रेखा में जो गमन करता है उसी को किरण कहा जाता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये सरल रेखा होगा तो इसी को किरण कहेंगे। प्रकाश जो सरल रेखा में गमन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? किरण कहा जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज क्या होता है? तो किरण पुंज उसको बोलते हैं यहाँ पे जो एक किरण है तो इसको किरण बोले। यहाँ पर प्रकाश के किरणों के समूह को, जहाँ पर किरण का समूह हो उसे किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे किरण है, इसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश के बहुत सारे किरण है, इसको किरण पुंज बोलेंगे। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो चलिए हम इसका जानते हैं कि ये तीनों के बारे में जानते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अपसारी किरण पुंज उसको कहा जाता है जो एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में फैलता है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। यहाँ एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकल रहा है और चारों दिशाओं में फैल रहा है, चारों दिशाओं में जो फैल रहा है इसी को बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का अगर परिभाषा बोलना होगा तो ऐसे बोलिएगा कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो अपसारी किरण पुंज हम लोग समझ गए। इसके बाद समझेंगे अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी किरण पुंज के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज वो किरण पुंज होता है जो चारों दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर के एक बिंदु पर मिलती है। यहाँ पे प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं से आ रही है और एक बिंदु पे मिल रही है। ये जो एक बिंदु पर मिल रही है इसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज में क्या अंतर है ये आप लोग देख रहे हैं सामने में। यहाँ पर एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है, और यहाँ चारों दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर के एक बिंदु पर मिलती है उसको अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है।
इसके बाद हम लोग जानेंगे कि समांतर किरणपुंज क्या होता है। समांतर किरणपुंज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। समांतर क्या होता है? तो समांतर किरणपुंज जो एक दूसरे का समांतर हो। क्या आपको लग रहा है कि ये इसका समांतर है, ये इसका समांतर है? तो प्रकाश की किरणें सब एक दूसरे का समांतर हो, उसको समांतर किरणपुंज कहा जाता है। जैसे आपके सामने में है कि ये इसका समांतर, ये इसका समांतर, ये इसका समांतर, इसको बोलेंगे समांतर किरणपुंज। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, प्रदीप्त वस्तु समझ गए, प्रदीप्त वस्तु समझ गए, किरण समझ गए, किरणपुंज समझ गए। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और समांतर किरणपुंज। इतना हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो हम लोग प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु और किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। तो अब हम लोग चालू करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन समझने हम लोग पहले एक समतल दर्पण बनाते हैं। ये समतल दर्पण हुआ, ये पॉलिश वाला तल हुआ, इसको बोलते हैं पॉलिश तल। और इसको बोलते हैं परावर्तक तल। इसको बोलते हैं परावर्तक तल। तो ये समतल दर्पण हम लोग बना लिए। यहाँ दर्पण पे जो आने वाली किरण जो आती है, आपतित किरण आती है और बिंदु से टकरा करके यहाँ पर बिंदु, जिस बिंदु पे टकराती है वहां से उसी दिशा में लौट जाती है। आपतित किरण जब दर्पण पे पड़ती है और वहां से टकरा कर उसी दिशा में लौट जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन का कहने का मतलब यह हुआ कि आपतित किरण दर्पण पे टकराती है और टकराने के बाद उसी दिशा में जो लौट जाती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये जो प्रकाश की किरण दर्पण पे टकराती है, जो प्रकाश की किरण दर्पण पे आकर टकराती है उसको आपतित किरण, और टकराने के बाद जितना एंगल से आती है उतना ही एंगल में चली जाती है, उसको परावर्तित किरण कहा जाता है। तो आपतित किरण, इसको हम ऐसे क्यों सूचित किया? ऐसे सूचित करने का आपतित किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसीलिए हम इसको ऐसे सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसीलिए इनको आर से सूचित किया जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोग समझे कि आपतित किरण
दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है और टकराने के बाद उसी दिशा में अधिकांश भाग लौट जाती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम हैं। पहला नियम होता है कि प्रकाश जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और टकराने के बाद अधिकांश भाग जो इस दिशा में जाती है उसको परावर्तित किरण कहा जाता है। तो पहला नियम है कि आप ये हुआ आपतन कोण, ये हुआ परावर्तन कोण। तो पहला नियम है प्रकाश का आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हुआ कि आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है। तो जैसे कोण I बराबर कोण R। एक प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं दोनों के बीच अभिलंब, दोनों के बीच में जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण, ये आपतित किरण जो आ रही है दर्पण पे और टकराने के बाद अधिकांश भाग हो जाते हैं उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण एवं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल पे, क्या है? एक ही तल पे है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों के बीच अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम यही होता है। पहला नियम कि आपतित किरण परावर्तित किरण और दोनों के बीच अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण कहते किसको? पहले आपतन कोण कहते किसको है? तो आपतन कोण जो है आपतन कोण का मतलब हुआ इंसिडेंट एंगल। आपतन कोण जो है, आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसे आपतन कोण कहा जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहा जाता है। और परावर्तन कोण किसको कहते हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है। परावर्तन अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। तो यह प्रकाश के परावर्तन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे।
तो हम लोग विज्ञान क्या होता है और भौतिक विज्ञान क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है, और किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, इस सब के बारे में जान चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में भी जान चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं ये भी हम लोग समझ चुके हैं। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है हम लोग का दर्पण। ये अगला टॉपिक जो है दर्पण, इसको हम लोग इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आपके लिए तब तक के लिए एक क्वेश्चन देते हैं कि किसी समतल दर्पण में आपतन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? कितना होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आज तक का लेक्चर इतना ही। इसके बाद अगला लेक्चर में हम लोग दर्पण के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।